नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का रेडियन गुरुकुल के डेली करंट अफेयर सेशन में स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे 8 और 9 अक्टूबर की उन घटनाओं की जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो जो दोस्त चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि उनको लगातार डेली करंट अफेयर्स के सेशन मिलते रहें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, इस सेशन में हम लोग उन्हीं न्यूज़ को कवर करते हैं जो आपके एग्जाम में 100% पूछे जाने के चांसेस में रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन को शुरू करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन, हु हैज बीन अवार्डेड द नोबेल प्राइज 2024 फॉर फिजिक्स, यानी कि भौतिकी के लिए 2024 का नोबेल पुरस्कार किन्हें दिया गया। तो बिल्कुल नाम याद रखिएगा दोस्तों, जॉफ्री हिंटन और जॉन हॉपफील्ड, ये दो साइंटिस्ट हैं जिन्हें 2024 का फिजिक्स नोबेल प्राइज दिया गया है। अगर इन दोनों की बात की जाए तो जॉन एच हॉपफील्ड, ये जो दिख रहे हैं, ये अमेरिका के प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, और दूसरे जेफरी ई हिंटन, ये कनाडा के टोरंटो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। और इन दोनों के नामों की घोषणा रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा की गई है। जैसा कि आपको पता होगा दोस्तों, 2024 के नोबेल प्राइजेस अनाउंसमेंट स्टार्ट हो गए हैं। कल के सेशन में हम लोगों ने फिजियोलॉजी यानी कि मेडिसिन के नोबेल प्राइज विनर्स की बात की थी। आज हम लोग फिजिक्स के नोबेल प्राइज विनर्स की बात किए हैं। इन दोनों साइंटिस्ट ने लर्निंग मशीन के सेक्टर में, दोस्तों ये सेक्टर बिल्कुल याद रखिएगा, लर्निंग मशीन, तो इसके सेक्टर में इन लोगों ने काम किया और इसी के लिए इनको इस बार का नोबेल प्राइज दिया जा रहा है। वैसे अगर बात की जाए नोबेल प्राइजेस की, तो नोबेल प्राइजेस का जो स्टार्टिंग था दोस्तों, इसको पहली बार 1901 में स्टार्ट किया गया था और 1901 से लेकर ये लगातार हर साल 5 अलग अलग सेक्टर्स में शुरुआत में दिया जाता था। ये जो 5 सेक्टर होते थे वो कौन कौन से होते थे? तो एक होता था मेडिसिन यानी कि फिजियोलॉजी, एक होता था फिजिक्स, इसके अलावा केमिस्ट्री, पीस और लिटरेचर। बाद में 1968 में इसमें एक और कैटेगरी जोड़ दी गई जिसका नाम था इकोनॉमिक्स। तो आप दोस्तों याद रखिएगा, वर्तमान में कुल 6 अलग अलग कैटेगरीज में नोबेल प्राइज दिया जाता है। और इस बार 2024 के नोबेल प्राइजेस अक्टूबर महीने में अनाउंस हो रहे हैं, तो ये भी बिल्कुल याद रखिएगा, आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। नोबेल प्राइजेस को शुरू करने का जो श्रेय है डायनामाइट के आविष्कारक एक स्वीडिश साइंटिस्ट अल्फ्रेड नोबेल के माना जाता है। अल्फ्रेड नोबेल का एक इच्छा था कि मैंने जितना भी पैसा या संपत्ति कमाया है, मेरे मरने के बाद ये सारी संपत्ति उन साइंटिस्ट या उन अच्छे लोगों के बीच पुरस्कार के रूप में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए जो समाज के लिए, इस दुनिया के लिए, धरती के लिए कुछ अच्छा कार्य कर रहे हैं। तभी से उन्हीं की संपत्ति के आधार पे ये पूरा का पूरा पुरस्कार 1901 से स्टार्ट किया गया है। ये दोस्तों बिल्कुल याद रखिएगा। आज के सेशन का एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन पर मैं गारंटी दे रहा हूं, ये 100% आपके पेपर में पूछा जाएगा कि भारत और आसियान का जो शिखर सम्मेलन है वो 21 इस बार का शिखर सम्मेलन है, वो कहां आयोजित होगा, यानी कि कौन सा देश आयोजित करेगा। तो बिल्कुल याद रखिएगा, लाओस। कल हमारी एक्सटर्नल फॉरेन मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो अक्टूबर 10 और 11 यानी कि 2 दिनों के दौरे पे जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? तो वो लाओस जा रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल याद रखिएगा। लाओस की कैपिटल जो है वियंतियान, यहां पर ये पूरा का पूरा समिट होगा, जिसमें सबसे पहले समिट होगा 44th आसियान, उसके बाद समिट होगा 21st आसियान इंडिया समिट, और एक और यहां पे समिट होगा 19th ईस्ट एशिया समिट। और इन सभी समिट में, इस वाले समिट को छोड़कर बाकी ये दोनों जो समिट है इसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर भाग लेंगे। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार ये मीटिंग होती है और हमारे देश के जो शीर्ष लीडर है यानी कि प्राइम मिनिस्टर, वो इस मीटिंग में भाग लेने के लिए जाते हैं दोस्तों। और हर बार एसएससी, डीएसएसबी, स्टेट सर्विसेज, तमाम एग्जाम में आपसे क्वेश्चन ये आता रहता है। तो क्वेश्चन यहाँ पे 2 टाइप से आ सकता है कि भारत आसियान शिखर सम्मेलन 2024 का कहां हुआ, तो लाओस की राजधानी वियंतियान में, या फिर ये पूछा जा सकता है कि इस बार का ये जो शिखर सम्मेलन वियंतियान में आयोजित हुआ वो कौन से नंबर का था इंडिया आसियान का, तो वो 21वें नंबर का था दोस्तों।
और अगर इसकी बात की जाए भारत आसियान शिखर सम्मेलन की, तो इसकी शुरुआत 2002 में पहली बार हुई थी, जब इंडिया कंबोडिया में जाकर इस मीटिंग में पार्टिसिपेट किया था। और तब से लगातार ये मीटिंग हो रही है, हर साल इंडिया इसमें पार्टिसिपेट करता है। आसियान के जो देश हैं दोस्तों, आसियान का वैसे तो फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, तो इसमें कुल 10 देश आते हैं और 10 देशों के साथ यहां पे आप देख रहे होंगे 6 लीडर इधर की तरफ है और 4 लीडर इधर है, यानी कि टोटल 10 देशों के लीडर हैं जिनके साथ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी मीटिंग कर रहे हैं। तो आसियान हमारा एक बड़ा ट्रेड पार्टनर है, हमारे साथ उसके स्ट्रेटेजिक रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। इसकी शुरुआत इन देशों के साथ स्ट्रेटेजिक रिलेशन की लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत इंडिया ने की थी। तो भारत में जब गुजराल हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, इंद्र कुमार गुजराल, तो उन्होंने एक पॉलिसी स्टार्ट की थी जिसका नाम था लुक ईस्ट पॉलिसी, यानी कि पूर्व की ओर देखो। तो भारत के पूर्व में जो देश हैं, स्पेशली यही साउथ ईस्ट एशियन है, तो इन देशों के साथ वो रिलेशन अच्छा बनाने के लिए प्रयास किए थे। बाद में 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं, तो उन्होंने लुक ईस्ट पॉलिसी को चेंज करके एक्ट ईस्ट कर दिया, यानी कि सिर्फ पूर्व की ओर देखने से काम नहीं होगा, पूर्व की ओर कुछ करने से भी होगा। तो ये जो लुक ईस्ट पॉलिसी था, आज काफी एक्टिव फॉर्म में एक्ट ईस्ट पॉलिसी बन गई है, जो हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर मोदी सरकार की देन है। अगर दोस्तों आसियान देशों की बात की जाए, तो आसियान देशों का ये जो ग्रुप है, इसका जो स्थापना हुआ था अगस्त 8, 1967 को बैंकॉक में बैंकॉक डिक्लेरेशन के द्वारा हुआ था। और इसीलिए हर साल 8 अगस्त को आप देखोगे दोस्तों आसियान डे भी मनाया जाता है। और उस समय जिन देशों ने मिलकर इसको आसियान को बनाया था, उसमें इंडोनेशिया था, मलेशिया था, फिलीपाइंस था, सिंगापुर था और थाईलैंड था। बाद में से 5 और देश ऐड हुए। तो कुल मिला जुला कर इस समय आसियान में कितने मेंबर हैं दोस्तों? 10 मेंबर हैं। ये 10 मेंबर यहां पे आपको दिख रहे हैं। फिलीपींस है, कंबोडिया है, मलेशिया है, वियतनाम है, लाओस है, म्यांमार है, थाईलैंड है, सिंगापुर है, इंडोनेशिया है और सबसे लास्ट ब्रुनेई है। तो ये 10 देश मिलकर इस पूरे ग्रुप को बनाए हुए हैं। और अगर इस ग्रुप की बात की जाए दोस्तों, तो इस ग्रुप का जो हेडक्वार्टर है वो इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता में है। तो ये भी बिल्कुल याद रखिएगा, कभी भी आपसे पूछा जा सकता है आसियान का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, तो 1967 में। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो हेडक्वार्टर बताइएगा इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता में। इसके बाद दोस्तों आज के सेशन का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चूंकि कल भारत में 2 स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जो चुनाव हुए थे उनके रिजल्ट आए, तो उन्हीं को मैंने कवर किया है। इन दोनों स्टेट के पहले हम लोग यहाँ पे जम्मू कश्मीर विधानसभा के रिजल्ट को देखेंगे। तो क्वेश्चन क्या आपसे पूछा जा सकता है, विच पार्टी वोन द मोस्ट सीट्स इन द जम्मू एंड कश्मीर असेंबली इलेक्शन 2024। तो देखिए दोस्तों, 31 अक्टूबर 2019 से पहले जम्मू कश्मीर एक स्टेट हुआ करता था जहां पे विधानसभा के चुनाव लगातार होते रहते थे। लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर की स्टेट कैटेगरी हटा दी गई और इसको यूनियन टेरिटरी में बदल दिया गया और जम्मू कश्मीर के लिए विधानसभा के प्रोविजन बनाए रखे गए। लेकिन जब से जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बना था तब से वहां इलेक्शन नहीं हुए थे, वहां पे लगातार राज्यपाल शासन बना हुआ था। तो फिलहाल जो है कि आप देखिए कि जम्मू कश्मीर में 5 सालों के बाद यहां पर जो है कि ये विधानसभा के चुनाव कराए गए। और इस चुनाव में सबसे जो पार्टी जिसने सबसे ज्यादा सीट जीती वो उमर अब्दुल्ला की पार्टी जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसको हम नेका भी बोलते हैं, तो इस पार्टी ने जो है कि यहां पे सबसे ज्यादा सीटें जीती हैं। तो यहां पे दोस्तों याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर विधानसभा में कुल 90 सीट थी जिन पर इलेक्शन कराए गए थे। और इन 90 सीट्स में अगर आप यहां पे ध्यान देंगे तो 42 सीट अब उमर अब्दुल्ला की पार्टी ने जीता, वहीं कांग्रेस ने 6 सीट जीता और बीजेपी ने 29 सीट जीता। और महबूबा मुफ्ती की जो पार्टी थी पीडीपी, जिसको कहते हैं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, उसने मात्र 3 सीटें जीती। और जम्मू कश्मीर विधानसभा के इलेक्शन की एक और बड़ी न्यूज थी दोस्तों, आम आदमी पार्टी दिल्ली की केजरीवाल की पार्टी वहां पर 1 सीट जीतने में कामयाब रही। तो यह भी बिल्कुल याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों आज के सेशन का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है, विच पार्टी won the majority in the 2024 हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन, यानी कि 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिलेगा, सॉरी यहां पे मिला। तो बिल्कुल याद रखिएगा, लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने
हरियाणा विधानसभा के चुनाव जीत लिए हैं। कल इसके भी रिजल्ट आए और वहां पर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। तो यहां पे बिल्कुल याद रखिएगा कि अब एक बार फिर से हरियाणा में भाजपा की सरकार बनने वाली है। भाजपा ने यहाँ पे कितने सीट जीते दोस्तों, तो ये भी बिल्कुल याद रखिएगा। 48 सीट्स जो है कि बीजेपी ने हरियाणा में कवर किया है। हरियाणा की विधानसभा में कुल 90 सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए 45 सीटें चाहिए। तो बीजेपी अपने दम पर 48 सीट जीत ली है, यानी कि साफ साफ ये जनादेश स्पष्ट बहुमत दे दिया है बीजेपी को, यानी कि बीजेपी लगातार तीसरी बार हरियाणा में अपनी सरकार बनाएगी। वही कांग्रेस ने काफी हद तक टक्कर देने की कोशिश की, इन्होंने 37 सीटें जीती और जो यहां पे नेशनल लोक दल है, इंडियन नेशनल लोक दल, इसने 2 सीटें जीती और कुछ इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट थे वो भी 3 सीट जीतने में कामयाब रहे दोस्तों। अगर हरियाणा स्टेट की बात की जाए तो हरियाणा एक इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में, या कह लीजिए पंजाब से अलग होकर एक अलग राज्य के रूप में 1 नवंबर 1966 को आता है अस्तित्व में, और तब से लगातार हरियाणा में विधानसभा इलेक्शन कराए जा रहे हैं। और पिछले 15 सालों से, यानी कि पिछले 3 बार से लगातार जो है कि बीजेपी की वहां पे सरकार बनी हुई है। आज के सेशन में बस इतना ही दोस्तों। आज के सेशन की पूरी पीडीएफ आपको रेडियंट गुरुकुल के टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी और जाकर आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। आज का सेशन अगर अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।